देखिए, कानून की दुनिया में सबसे पहली चीज हमेशा ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी निष्कर्ष परिणाम पर नहीं निकलेगा। हमेशा ये देखा जाएगा आपका आशय क्या था, या यूं कहें, क्योंकि फिर बहुत बातें कहनी पड़ेंगी, आशय, ज्ञान, फलाना डिमाका। तो एक बात में अगर बात करें तो यह देखा जाएगा कि कार्य के कर्ता की मनोदशा क्या है, और क्या वो उस मनोदशा में काम कर रहा है। जिस मनोदशा में काम करने पर विधि अपराध का होना तय करती है, अगर उस मनोदशा में है वो, तो परिणाम वो आया नहीं आया इससे मतलब ही नहीं है। आ गया तो अपराध किया आपने, नहीं आया तो अपराध का प्रयत्न किया आपने। ठीक है, मनोदशा आपकी देखी जाएगी सदा और सर्वदा। और एक आम आदमी और कानून के आदमी, इसमें फर्क यही है कि आम आदमी परिणाम यह देखता है और परिणाम के आधार पर कार्य के कर्ता के दोषी अथवा निर्दोष होने की कल्पना करता है, जो कि बिल्कुल गलत मापदंड है। यह एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि परिणाम अनाशयित हो सकते हैं। कर्ता कुछ सोच रहा था, हुआ कुछ। कर्ता कुछ कम नुकसान पहुंचाना चाहता था, पहुंचा ज्यादा। कर्ता ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था, पहुंचा कम। कर्ता नुकसान पहुंचाना चाहता था, नुकसान हुआ ही नहीं। कर्ता नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, जबरदस्त नुकसान हुआ। परिणाम के आधार पर आप क्या निश्चित करेंगे? अगर परिणाम के आधार पर चीजें निश्चित होने लगी हैं तो न्याय नहीं, अन्याय होगा। किसी का मरना जीना ये भगवान के हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है। आप बिल्कुल नहीं मारना चाहते थे, मर गया। आप खूब मारना चाहते थे, नहीं मरा। आप सिर्फ चोट पहुंचाना चाहते थे, मर गया। आप ऐसी चोट पहुंचाना चाहते थे जिससे मरना प्रकृति के स्वाभाविक अनुक्रम में तय है, ठीक है, और नहीं मरा। ठीक है ना, स्वाभाविक अनुक्रम में तय है तो मर ही जाएगा, ऐसा तय थोड़ी है। तब भी नहीं मरा, ठीक है। और आप ऐसी चोट पहुंचा रहे थे जो चोट तो है किंतु मृत्युकारित नहीं कर सकती। आप ऐसी चोट पहुंचा रहे थे, चोट ही पहुंचा रहे थे जो चोट हो सकती है, ठीक है ना, जो चोट हो सकती है और मृत्यु को संभव भी बनाती है। लेकिन आशय सिर्फ चोट पहुंचाने का था, ऐसी चोट पहुंचाने का नहीं था जिससे मृत्यु संभाव्य हो। यह बिल्कुल अलग बात, ठीक है ना। ऐसी चोट पहुंचाने का आशय जिससे मृत्यु संभाव्य है, इसका मतलब चोट का वह विशेष प्रकार चोट पहुंचाने से पूर्व ही आपके दिमाग में था। ऐसी चोट पहुंचाने का आशय जिससे मृत्यु संभाव्य है, या ऐसी क्षति कारित करना जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में व्यक्ति की मृत्यु इसे कारित करने के लिए पर्याप्त है। ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिसमें अपराधी जानता है कि सामने वाले की मृत्यु कारित होगी, और क्षति कारित करना जिससे मृत्यु संभाव्य है, ये बिल्कुल अलग बात है। ये बिल्कुल अलग बात है। हमने क्षति कारित की, साक्ष्य कारित की,
ठीक है, उपकरणों के माध्यम से कारित की, अथन के, वेदन के, काटने के, जलाने के, एसिड के, जानवर के माध्यम से, लेकिन क्षति कारित करने का आशय था। लेकिन जो क्षति कारित की वो मृत्यु के लिए, ठीक है, एक संभावना इसको उत्पन्न कर देती है। अब ये डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। आप क्षति इसे कारित करने का आशय रखते थे, सिर्फ क्षति कारित करने का आशय रखते थे, लेकिन जो क्षति कारित हुई है, क्षति कारित करने का आशय था, कोई विशेष प्रकार की क्षति नहीं। हमने आपसे क्षतियों के प्रकारों पर बहुत बार बात की है कि क्षतियों के अनेक प्रकार हो सकते हैं। अपमानित करने के लिए क्षति है, ठीक है, क्षतियों के अनेक प्रकार हो सकते हैं। आपने जो क्षति, हालांकि क्षति शब्द का हम गलत प्रयोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दंड विधि में क्षति, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और ख्याति संबंधी अपहानि इस रूप में परिभाषित है, तो हमें उपहति इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कायदा यह कहता है, ठीक है। लेकिन चलिए, जैसा युग चले उसी हिसाब से भाषा ये प्रयोग कर ली जाए तो इसमें भी कोई दोष नहीं, ठीक है। तो आप क्षति यानी उपहति ये कारित करने का आशय रखते थे। जो कारित हुआ वो तो मृत्यु संभव थी। 326 का मामला बना, पुरानी आईपीसी के हिसाब से बात करें, क्योंकि सिर्फ क्षति कारित करने का आशय था। जो दिमाग में था वो क्या था? क्षति कारित करने का आशय, लेकिन उसने मृत्यु को संभाव्य बनाया। ये दूसरी परिस्थिति है, ये दूसरी स्थिति है। ये हम बेकार में नहीं बता रहे, क्योंकि अगर ये ना आया तो 307 बिल्कुल नहीं आएगी, 109 बिल्कुल नहीं आएगी, फिर इतना ही आएगा, इतना ही आएगा कि हत्या का प्रत्यक्ष किसमें दंड नहीं है? 307 में, ठीक है। हत्या का प्रत्यक्ष माना कब क्या है? ये कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हत्या का प्रत्यक्ष कब माना जाए? 326 कब होती है? कब 324 मानी जानी चाहिए? ठीक है ना? कब 308 होती है, अर्थात कल्पेलो होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसे कारित करने का प्रत्यय कब होता है? ये स्थिति आपकी समझ में कभी नहीं आएगी अगर इस सारी बात पर बात ना हुई। और फिर आप भी कचहरी में 75% मूर्खों की भीड़ में शामिल होकर ये कहेंगे वहां खड़े होकर कि सब वाइटल पार्ट पर इंजरी नहीं, इसलिए 307 नहीं। वाइटल पार्ट यानी शरीर के मर्म स्थल, ये सब चोट तो आई नहीं, तो 307 कैसे? इसी प्रकार की मूर्खता की बात आप भी वहां करेंगे। अगर आप ये नहीं जाने और आप एडवोकेट के रूप में कचहरी पहुंचे तो इस प्रकार की बेवकूफी की बात करेंगे। जज हुए तो फिर सीनियर्स का मुंह तकेंगे कि साहब इसमें क्या करें, ये क्या है, ठीक है। और टीचर हुए तो बच्चों को बता नहीं पाएंगे कि इसके बीच फर्क क्या, कहां है, अंतर कहां है, ठीक है। यानी अपनी स्थिति से आप न्याय जो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और बस जरा सी बात कि दंड विधि में हमेशा कर्ता का शुरुआती आशय, जो उसकी शुरुआत की मनोदशा, यह देखी जाएगी। अच्छा, चूंकि जिस समय इन बातों का विचारण होगा उस समय घटना हो चुकी है, ठीक है। घटना घटित नहीं होगी दोबारा। घटना किस ढंग से घटी, ठीक है, वो ढंग साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उस ढंग के आधार पर एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को सामने रखकर, या यूं कहें एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य के दृष्टिकोण से न्यायालय साक्षियों के साक्ष्य को मूल्यांकित करेगा और फिर उसके बाद
अगर न्यायालय को यह लगता है कि नहीं वाकई इसमें क्षति उस मनोदशा को धारण करके कारित की गई थी, जो मनोदशा अभियोजन द्वारा बताए गए अपराध को गठित करने के लिए जरूरी है, तो मामला साबित हो गया। और अगर यह साबित नहीं हुआ, कुछ और साबित हुआ, तो तदनुसार मामला चलेगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज वो मनोदशा है। अगर वो मनोदशा व्यक्ति की नहीं है, तो परिणामों के आधार पर कुछ भी क्रिमिनल लॉ में निर्धारित नहीं होता। कोई मर गया तो मर जाए, किसी को चोट लग गई तो लग जाए। आशय क्या था यह देखिए कि क्षति जो मृत्यु को संभव बनाती है, ये दूसरी बात है। इसका मतलब क्षति पहुंचाने का आशय था, ये दुर्भाग्य है, या यूं कहें क्षति पहुंचाने का आशय था, जो पहुंची वो क्षति ऐसी है जो मृत्यु को संभव बनाती है। अब 326 है, जो पुरानी आईपीसी में 326 थी, अब इसमें होगी 118, 18, 115, 19, जो भी हो 118। तो जो पहुंची वो 326 इसके अंतर्गत आएगी, क्यों क्षति कारित करने का आशय है, ऐसी क्षति कारित करने का आशय है। अब आपकी विशेष मनोदशा प्रारंभ हो गई। अब क्षति जो आप कारित करने का आशय रखते हैं, ये सामान्य क्षति नहीं है। आप ऐसी क्षति कारित करने का आशय रखते हैं जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु को उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो आप पागल हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि आपके काम से मृत्यु उत्पन्न नहीं होगी। अरे भाई, वो आप भविष्यवेत्ता तो है नहीं, ठीक है, न त्रिकालदर्शी है कि आपको दिख जाएगा कि यद्यपि हम इस क्षति से मृत्यु कारित करने का मतलब जो क्षति हम कारित करने जा रहे हैं, इससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु ही होती है, लेकिन हमारे से नहीं होगी। आप त्रिकालदर्शी है, ऐसा तो है नहीं। अब आपने वो आशय धारित कर लिया है, ठीक है ना। अब आपने वो मानसिक दशा ये धारित कर ली है, जिस मानसिक दशा में की गई क्षति परिणाम को उत्पन्न करने पर मृत्यु, ठीक है, परिणाम को उत्पन्न करने पर हत्या के रूप में दंडनीय होगी, ठीक है ना। अब आपने वो मानसिक दशा धारित कर ली कि अब अगर ये क्षति कारित हुई और इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई, तो आप ऐसे आपराधिक मानववध के दोषी होंगे जो हत्या कहलाता है, ठीक है ना। और अगर नहीं हुई, क्योंकि अभी कुछ तय नहीं है, आप सिर्फ कार्य करता है, भगवान नहीं कि आप जो करना चाहेंगे वो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ क्षतिकारित की, सिर्फ क्षतिकारित की मीनिंग देर भाई, कहने का अर्थ यह है आपने ऐसी क्षतिकारित की जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई। तब आप हत्या के प्रयत्न के दोषी हैं, क्योंकि परिणाम नहीं आया तो इससे क्या होता है, ठीक है। परिणाम तो नहीं आया लेकिन क्षति हो गई है, ठीक है ना। क्षति हुई भी और परिणाम नहीं आया, और क्षति नहीं हुई और परिणाम नहीं आया, दोनों स्थितियां हो सकती है ना, स्थितियां दोनों हो सकती हैं। क्षति हुई किंतु आपके द्वारा आश्रित परिणाम नहीं आया, ठीक है। क्षति नहीं हुई और आपके द्वारा आश्रित परिणाम नहीं आया, यह भी हो सकता है। आप ऐसी क्षति कारित करने का आशय रखते थे जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी,
वो क्षतिकारक काम किया, उस क्षतिकारक काम के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई, आप हत्या के दोषी हैं। उस क्षतिकारक कृत्य के परिणाम स्वरूप क्षति तो कारित हुई किंतु मृत्यु नहीं हुई। उस क्षतिकारक काम के परिणाम स्वरूप क्षति भी नहीं हुई, मृत्यु भी नहीं हुई, तो आपको लाभ नहीं इस चीज का। आप क्या कर रहे थे? ठीक है, आप क्या कर रहे थे? आप तो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का, ठीक है, कृत्य कर रहे थे जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु को जन्म दे देता है। नहीं हुई तो नहीं हुई। आपकी कल्पेबिलिटी, आपकी दोषिता तो आपकी मनोदशा से निर्धारित होगी और आप हत्या के प्रश्न के दोषी हैं। आप क्षतिकारित करने का आशय रखते थे, जो क्षतिकारित हुई उससे मृत्यु संभाव्य थी, बात अलग हो गई, बात अलग हो गई। आप क्षतिकारित करने का आशय रखते थे और आप ऐसी क्षतिकारित करने का आशय रखते थे, बात बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। कानून बहुत बुद्धिमानों के मतलब की चीज है, महीन अंतर है, लेकिन वे अंतर है, अंतर महीन है लेकिन अंतर है, ठीक है, वे वास्तविक अंतर हैं, माने हुए नहीं है। और आपका, हम जो कहा करते हैं कि वकील नहीं पढ़ सकते, वकील नहीं पढ़ सकते मीनिंग देर भाई, कहने का मतलब ये होता है वकील ही पढ़ते हैं, अब वकील ही है, ठीक है, लेकिन वकील नहीं पढ़ सकते, इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, क्योंकि आप ये सब न कहो तो भी कचहरी में जो होना है वो हो जाएगा, ठीक है। मुवक्किल को भी कुछ मालूम नहीं, तुम्हें मालूम होने की जरूरत नहीं, जो होना है सो हो जाएगा, बिल मिलनी है मिल जाएगी, पैसे भी तुम्हें मिल ही जाएंगे। तो आपको यह लगता है इसे पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये तो पढ़ने की जरूरत क्या है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक वकील की प्रतिष्ठा कभी नहीं मिलेगी, मिलेगा सब कुछ, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको उस वकील की प्रतिष्ठा कभी नहीं मिलेगी जिसके पास लोग पूछने आते हैं कि इसमें क्या करें। उस वकील की प्रतिष्ठा आपको कभी नहीं मिलेगी। जिससे डिस्कस करते हैं लोग बैठ के कि भाई इसमें ये क्या करें या इसमें क्या हुआ ये बताओ, उस वकील की प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। वो तभी मिलेगी जब चीजों में अंतर आप समझें। क्षतिकारित करने का आशय था, क्षति हुई और वो मृत्यु को संभाव्य बनाती है, बात ही अलग है, बात ही अलग है। आशय तो क्षतिकारित करने का है, जो क्षति हुई वो मृत्यु को संभाव्य बनाती, 326 है। आपने ऐसी क्षतिकारित करने का आशय धारित किया था जो मृत्यु को संभाव्य बनाती है। अब क्षति का प्रकार विशेष हो गया, अब स्वयं ये क्षति दो प्रकार की हो सकती है, एक ये किसी की भी मृत्यु को संभाव्य बनाती थी और दूसरा जिसको पहुंचा रहे थे उसकी मृत्यु को संभाव्य बनाती थी, अन्य किसी की नहीं बनाती थी। ये फिर दो प्रकार की हो गई, ठीक है। और आप क्षति पहुंचाने वाला काम ही कर सकते हैं, किसी की मृत्यु घटित करना या किसी को जीवन दान देना ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये भगवान जी के हाथ की बात है। हाँ ये तय कि आपने क्षतिकारक काम किया, अब या तो मृत्यु होगी या नहीं होगी, या तो मृत्यु होगी या नहीं होगी, और नहीं हुई तो भी या तो क्षति के बिना, यानी मृत्यु भी नहीं होगी और क्षति भी नहीं होगी, और या क्षति होगी किंतु मृत्यु नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसी स्थितियां रहेंगी। लेकिन जहां तक आपके दायित्व का सवाल है, आपका दायित्व तो होना ही चाहिए, हां कम ज्यादा ये होना चाहिए उस व्यक्ति की अपेक्षा जिसने इस मन स्थिति में काम किया और मृत्यु भी हुई, यानी बात पूरी हो गई, यानी हत्या का अपराध हो गया, उसकी
उसको जो मिलने वाला दंड है, उसको जो मिलने वाला दंड है। और आपने जो काम किया उसको मृत्यु हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, तो आपको जो मिलने वाला दंड है उस व्यक्ति की तुलना में कम होना चाहिए। ठीक है, आपने क्षतिकारक काम किया, मृत्यु भी नहीं हुई, क्षति भी नहीं हुई, अब आपके दंड में और कमी होनी चाहिए। आपने क्षतिकारक काम किया, मृत्यु तो नहीं हुई किंतु क्षति हुई, ठीक है, अब आपके दंड में थोड़ी बढ़ोतरी ये होनी चाहिए, लेकिन दंड आपको मिलना चाहिए क्योंकि आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय मन में धारित करके कृत्य किया था जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु हो जाती है, या आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय मन में धारित किया था जिससे अन्य किसी की मृत्यु होती हो न होती हो, इस व्यक्ति की मृत्यु जिसे आपने क्षति कारित की अवश्य होती है क्योंकि ये बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, ठीक है, तो हो सकता जो क्षति आप इसे कारित कर रहे हो वो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को कारित करते तो उसकी मृत्यु न भी होती लेकिन इसकी तो होती। तो इन दोनों दशाओं में अगर आपका कृत्य मृत्यु को घटित करता है तो हत्या का अपराध बनेगा, ठीक है, और अगर मृत्यु घटित नहीं करता तो हत्या का प्रयत्न उसे माना जाना चाहिए, एक बात। दूसरा, आपने इस आशय से काम किया कि दूसरे की मृत्यु कर देनी है, और परिस्थिति में जिन परिस्थितियों में आपने की वो कौन सी है, 300 के या धारा 101 के दृष्टांत का 101 की बात कर रहा हूं, 100 की नहीं। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में आपने वो काम किया और इस प्रकार का आशय धारित करके अब मृत्यु होती है तो भी बात वही है, हत्या की कोर्ट में आने वाला आपराधिक मानववध ये घटित होगा। अगर मृत्यु नहीं होती तो भी दो स्थितियां हो सकती हैं, क्षति भी नहीं हुई, मृत्यु भी नहीं हुई, क्षति हुई किंतु मृत्यु नहीं हुई, ठीक है, लेकिन कल्पेबिलिटी आपकी है, और मृत्यु हो जाए तो हत्या, और नहीं हुई तो हत्या का प्रयत्न। यही स्थिति चौथे खंड में है। आपने जानबूझकर ऐसा खतरनाक काम किया जिसमें पूरी अधिसंभाव्यता है, लेकिन अधिसंभाव्यता पूरी हो या अधूरी हो, होती अधिसंभाव्यता ही है। जैसे सुबह हम बात कर रहे थे ना कि आप किसी के कितना भी निकट क्यों न हो, दूरी तो है, क्योंकि निकटता ये दूरी के बिना हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर दूरी नहीं है तो निकटता होगी कैसे? निकटता दूरी के सापेक्ष है। आप अति निकट हो सकते हैं लेकिन अति निकट के बाद भी दूरी है। अगर दूरी बिल्कुल नहीं है तो एक रस है आप, ये कहा जाएगा। निकट है ये नहीं कहा जाएगा। आप एक हैं, एक रस भी नहीं, इसमें भी दूरी दिख रही, आप एक हैं ये कहा जाएगा। जैसे हमने कहा था ना, शब्द होता है असीम, तो असीम का मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसकी सीमाएं हैं, कितना भी बड़ा। असीम का मतलब असीम, जिसकी सीमा नहीं है और उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आप असीम की जो कल्पना करते हैं वो बहुत बड़े के रूप में करते हैं, क्योंकि असीम का आपका कोई अनुभव है ही नहीं है। और जब असीम का अनुभव नहीं है तो भाषा में शब्द कहां से आएगा? ठीक है, क्योंकि भाषा में शब्द आए इसके लिए प्राथमिक जो शर्त है वो तो अनुभव है, वो ही नहीं। तो ऐसे ही निकटता कितनी भी हो, दूरी रहेगी, ठीक है ना। तो हत्या ये आपके काम से गठित होगी क्योंकि पूरी अधिसंभाव्यता है। तो पूरी अधिसंभाव्यता, ये कितनी भी अधिसंभाव्यता को प्रदर्शित करे, लेकिन पूरी अधिसंभाव्यता
ये कभी सुनिश्चित नहीं कर सकती कि काम होगा ही, क्योंकि काम का होना ये ऊपर वाले के यहां पे। तो आपने ऐसी परिस्थितियों में काम किया जिनमें पूरी अधिसंभाव्यता है कि व्यक्ति की मृत्यु होगी, इनमें भी मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हो गई तो हत्या की कोर्ट में आने वाला आपराधिक मानव, नहीं हुई तो हत्या की कोर्ट में न आने वाला, सॉरी, नहीं हुई तो हत्या का प्रयत्न, ठीक है ना। अब हत्या का नहीं हुई, फिर दो स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। मृत्यु तो यानी आपने पूरी अधिसंभाव्यता वाला काम किया, तो व्यक्ति की मृत्यु हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। हो गई तो हत्या, नहीं हुई हत्या का प्रयत्न, और अगर नहीं हुई तो फिर दो स्थितियां, मृत्यु भी नहीं हुई, चोट भी नहीं आई, और मृत्यु हुई, वो सॉरी मृत्यु नहीं हुई किंतु चोट आई, ये फिर स्थिति हो सकती। यानी हत्या किन दशाओं में गठित होती है यह बिल्कुल तय है, ठीक है ना। हत्या का अपराध जिन परिस्थितियों में होता है वे परिस्थितियां चार हैं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ चार, उन्हीं में हत्या होगी। लेकिन व्यक्ति की मृत्यु की चार स्थितियां ये नहीं कह सकते, ठीक है। व्यक्ति की मृत्यु की अनेकों स्थितियां हैं, ठीक है। ये सारा कुछ जो हमने आपके सामने रखा है ये इसलिए नहीं रखा कि हम पागल हो गए थे, ये इसलिए रखा कि अब जरा 109 के शब्द पढ़ें। क्या कहता है? कहता है जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से, यानी विशेष प्रकार का आशय ज्ञान आ गया, कहता है जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय और ज्ञान से, आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा, ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। तो ऐसा आशय और ऐसा ज्ञान, ठीक है, और ऐसी परिस्थितियां जिनमें मानव मृत्यु गठित करने पर या मानव मृत्यु अगर हो जाए तो हत्या का प्रयत्न होगा, केवल उन्हीं दशाओं में हत्या के प्रयत्न का अपराध गठित होता है। अगर काम उस आशय और ज्ञान से नहीं किया गया और न उन परिस्थितियों में किया गया कि यदि मृत्यु होती तो हत्या का अपराध गठित होता, तो मृत्यु हो जाने पर क्योंकि हत्या का अपराध गठित नहीं होता, इसलिए अगर मृत्यु नहीं हुई तो कम से कम 307 का मामला नहीं है, अन्य किसी भी धारा का हो, अन्य किसी भी धारा का। जैसे आपने क्षति पहुंचाई, ठीक है ना, और क्षति पहुंचाने का यह आशय था, क्षति पहुंचाने का आशय था, मर गया आदमी। आप देखते हैं 324 में दंड मिलता है, 323 में दंड मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि क्षति पहुंचाने का आशय था। यह भी साबित नहीं हो रहा कि ठीक है, क्षति जो पहुंचाने का आशय था वो मृत्यु को संभाव्य बनाने वाली क्षति थी, ठीक है। क्षति जो पहुंचाने का आशय था और जो क्षति पहुंची वो मृत्यु को संभाव्य बनाती थी, यह भी साबित नहीं हुआ, तो 326 भी नहीं, 323, 324 पूर्व की आईपीसी के हिसाब से बात करें, अब वो 115 दोष है, 323 हो गई है, ठीक है ना, और 116 या 115 3 4 जो भी होगा, ठीक है, 118 3 24, 118 ए या एक 118 1, तो वहां हो जाएगा, ठीक है। और व्यक्ति मर गया तो भी 323 तो 324 ही है, क्योंकि क्षति कारित करने का आशय था।
और किन्हीं उपकरणों का प्रयोग भी नहीं हो रहा था। और अगर हो रहा था तो जो क्षतियां आई वो मृत्यु को संभाव्य नहीं बनाते थे। अगर मृत्यु को संभाव्य बनाती 326 में गया मामला, तो भी तो 326 में गया। आप उस आशय और उस ज्ञान से विशेष बात उसने कही है, उसने विशेष बातें कही है। उसने कहा उस आशय और उस ज्ञान से और उन परिस्थितियों में यदि आपने कोई काम किया है जो यदि पूरा होता और हत्या का अपराध गठित होता, यानी जो अगर पूरा होता तो ऐसी मानव मृत्यु इसे उत्पन्न करता जो हत्या का अपराध मानी जाती, तब इस मानव मृत्यु के न होने पर, अर्थात अपराध के पूरा न होने पर व्यक्ति हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। ठीक है ना? अदरवाइज अन्य स्थितियों में जहां मानव को मारने का प्रयत्न किया गया है, हर उस दशा में 307 या 107 लागू हो, 109 लागू होगी नहीं। इसे एक लाइन में बोले हैं तो एक लाइन में कहना पड़ेगा कि ऐसा प्रत्येक प्रयत्न जिससे मानव मृत्यु हो सकती है वो 109 का अपराध गठित नहीं करता, वो हत्या के प्रयत्न का अपराध गठित नहीं करता। ठीक है? ऐसा प्रत्येक, बार बार दोहरा रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपकी मान्यताओं के खिलाफ बात है। इसलिए ये आप, और इनका चेहरा देखो, इनका चेहरा बोल रहा है कि इनकी मान्यताओं के विपरीत हम बोल रहे हैं, इन्हें मेरी बात पसंद नहीं आ रही है। ठीक है? इनका चेहरा कह रहा है नहीं पसंद आ रही। ठीक है? पसंद नहीं आ रही मीनिंग देयर बाय इनके लिए आश्चर्य का विषय है। ठीक है? और आश्चर्य मीनिंग देयर बाय जब आपकी मान्यता से मेल नहीं खाती बात, तब आपको आश्चर्य होता है। ठीक है? और इसीलिए इनकी मान्यता कई बार लोगों की होती है, अदालतें वो तो गलत करती हैं, जबकि उनकी अपनी अकल, ठीक है, वो ठीक नहीं होती। और अपनी अकल पर संदेह करना ये तो सीखा ही नहीं। बोले हमें समझ में नहीं आया, बाकी सबको आया, तो अपनी अकल को दोष नहीं देंगे कि हमने ही नहीं समझा होगा या हम में ही कोई कमी होगी, क्योंकि हमें नहीं आया बाकी को आया तो क्यों। लेकिन अपनी अकल को दोष दे क्यों, या अपने कृत्यों की ओर देखें ही क्यों? वो तो बाकी सारे लोगों का दोष है। ऐसा प्रत्येक काम जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है वो हत्या का प्रयत्न नहीं है। ऐसा प्रत्येक काम, ठीक है, आप राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर रहे थे, मार डालना ही चाहते थे, क्योंकि आपको उस दशा में हक था मार डालने तक का, और आपको लगता था कि इस परिस्थिति में कानून न सिर्फ हमें मृत्यु कारित करने तक का अधिकार देता है, बल्कि इसकी मृत्यु कारित किए बिना हम खुद को बचा ही नहीं पाएंगे। और आपने बिल्कुल ठीक ढंग से मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया, आप बच भी गए और उसकी भी मृत्यु नहीं हुई। क्या यह हत्या का प्रयत्न है? आपने मानव मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया था? नहीं है। जो हम कह रहे हैं कि मानव मृत्यु कारित करने का प्रत्येक प्रयत्न हत्या का प्रयत्न नहीं है। ठीक है? केवल जब आप उस आशय और उस ज्ञान से और उन परिस्थितियों में कार्य करेंगे जिनमें आपके द्वारा आशयित और वांछित परिणाम यदि मृत्यु के रूप में आ जाए तो हत्या का अपराध गठित हो, केवल उसी मनोदशा को धारित करने पर किए गए कृत्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु न होने पर आप हत्या के प्रयत्न के दोषी होंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप हत्या के प्रयत्न के दोषी नहीं हैं। ठीक है? आपने खाली बंदूक से यह जानते हुए कि मरिए,
आपको नहीं मालूम वो खाली है, ठीक है, आपको यह मालूम है कि वो भरी है, और व्यक्ति पर गोली चला दी, ठीक है। आपका आशय और आपका ज्ञान, यह पूर्ववर्ती शर्त है, ठीक है, यह पूर्ववर्ती शर्त है किसकी? ठीक है, हत्या के प्रयत्न की। अब चूंकि बंदूक खाली है, बंदूक खाली है, इसलिए आप इस आशय और ज्ञान से तो काम कर रहे हैं, ठीक है, कि यदि काम पूरा हो तो हत्या का अपराध हो, किंतु उन परिस्थितियों में नहीं कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियां वो ही नहीं, बंदूक तो खाली है, ठीक है। यही वो यक्ष प्रश्न है जिसका सामना अक्सर हम लोग करते रहते हैं, ठीक है, और जिसका सामना हमने तो कम से कम बहुत बार किया है। यहां क्या कहता है? ये 307 नहीं है, ये 307 नहीं है, लेकिन फिर ये क्या है? ठीक है, मानव को मारने का प्रयत्न हुआ है, ठीक है, लेकिन यह प्रयत्न ऐसा है जो हत्या के अपराध को जन्म नहीं दे सकता। तो हमने आपसे पहले भी कहा कि मानव को मारने का प्रत्येक प्रयत्न, मानव को मारने का प्रत्येक प्रयत्न यह 307 की परिभाषा में नहीं आता, और यह हमें अब समझ में आया है। इससे पहले हम भी लगाते रहे हत्या का प्रयत्न है, हत्या का प्रयत्न है, हत्या का प्रयत्न नहीं है, फलाना है, ढिमाका है, ये सब चलता ही रहा। यह हत्या का प्रयत्न नहीं है, लेकिन मानव को मारने का प्रयत्न है, मानव को मारने का प्रयत्न है, लेकिन मानव को मारने का प्रत्येक प्रयत्न हत्या का प्रयत्न थोड़ी है। हत्या का प्रयत्न तो वो है जब आप ऐसा आशय और ज्ञान धारित करें और साथ ही ऐसी परिस्थितियों में काम करें कि यदि मृत्यु हो तो हत्या का अपराध गठित करे, तब मृत्यु न होने की दशा में हत्या का प्रयत्न होगा। अब यह मानो कि मृत्यु कारित करने का प्रयत्न है, नो डाउट है, नो डाउट है, लेकिन ठीक है, यह हत्या का प्रयत्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने भले ही उस आशय और ज्ञान से काम किया हो, किंतु बंदूक के खाली होने की जो परिस्थिति है वो ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें हत्या का अपराध नहीं हो सकता। इसलिए यह मामला कहां 307 में नहीं आ रहा, ठीक है, फिर यह जाए कहां? तो बंबई उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह डिसाइड किया कि 511 में जा रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसमें 307 511 लगनी चाहिए, ठीक है। यह 307 511 का मामला है, क्योंकि वहां जो दृष्टांत है वो क्या है? असंभव कार्य करने का प्रयत्न। संदूक खाली है, चोरी के आशय से उसमें हाथ डाला, आप चोरी के प्रयत्न के दोषी हैं। तो उन्होंने कहा ये 307 511 में जा सकता है, ये 307 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 307 के लिए आवश्यक शर्त है कि काम ऐसी परिस्थितियों में हो, ऐसी परिस्थितियों में इस आशय और इस ज्ञान के साथ हो कि यदि मृत्यु हो तो हत्या का अपराध गठित हो। मानव की मृत्यु कारित करने का प्रत्येक प्रयत्न यह हत्या के प्रयत्न के अपराध के अंतर्गत नहीं आ सकता। स्पेसिफाई किया है उन्होंने। हां, यह ठीक है कि आपने गोली चलाई, नहीं चली, आपने गोली चलाई, नहीं चली, चल सकती थी क्योंकि कारतूस था, कारतूस था,
आप इस आशय, इस ज्ञान के साथ ऐसी परिस्थितियों में काम कर रहे थे कि अगर काम पूरा होता तो हत्या का अपराध घटित होता। इन शब्दों का एक और मतलब निकल रहा है, और वो ये कि आप न सिर्फ इस आशय और ज्ञान से काम कर रहे थे, और न सिर्फ आप ऐसी परिस्थितियों में काम कर रहे थे, बल्कि आपने काम को उस लेवल तक भी पहुंचा दिया था जहां आप ऐसा मानते थे कि काम हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी मान्यताएं, ये एक अलग बात है, और आपकी मान्यता के मुताबिक घटना का घटित हो जाना ये एकदम अलग बात है। आपकी मान्यता थी कि हमने इस आशय और ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में जो काम किया है, इससे मानव मृत्यु हो ही जाएगी। ये आपकी मान्यता थी, नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जो नहीं हुई, ठीक है ना, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपने तो जो करना था कर ही दिया। मीनिंग देयर बाय, आपने वो सब कुछ कर दिया जो आप अपने आशय और ज्ञान को, जो विशेष प्रकार का आपने धारण कर रखा था, उसे या उसके मुताबिक काम करने के लिए जो कुछ जरूरी आप समझते थे, वो सब आपने कर दिया। आपकी तरफ से कोई कसर बकाया नहीं रही। आपने अपनी समझ से काम को उस लेवल तक पहुंचा दिया जहां आपके आशय और ज्ञान के मुताबिक आपके द्वारा जानी गई परिस्थितियों में किया गया काम मानव मृत्यु को जन्म देता है। आपने वो सारा काम कर दिया, लेकिन कोई अनजानी ताकत बीच में आ गई, और उस अनजानी ताकत ने काम का होना असंभव कर दिया। ठीक है, तो ये अनजानी ताकत का जो हस्तक्षेप हुआ, जिसकी वजह से आपके द्वारा धारित आशय और ज्ञान और आपके द्वारा अनुभव की गई परिस्थितियों में किया गया काम मानव मृत्यु को जन्म नहीं दे सका, तो उस अनजानी परिस्थिति का लाभ आपको क्यों मिले, इसका तो कोई तर्क औचित्य दिखाई नहीं देता। आपने सब कुछ किया। परिस्थिति ये नहीं है, अगर बंदूक खाली हो तब तो असंभव कार्य करने का प्रयत्न हो रहा है, और जब असंभव कार्य करने का प्रयत्न हो रहा है तो 307 में आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में काम, ऐसी परिस्थितियों में, ठीक है, कि यदि काम पूरा हो तो हत्या का अपराध घटित हो। वो बंदूक चला भी दे तो जो बंदूक खाली है तो होगा कैसे? जो बंदूक खाली है तो होगा कैसे? और दंड विधि में डेफिनेशन में कुछ भी मिलाने की आपको इजाजत नहीं है। इसका मतलब प्रश्न भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब मानव मृत्यु को घटित करने वाले प्रश्न भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक, ठीक है, प्रकार वो है जिसमें मानव की मृत्यु होने पर आपराधिक मानववध ये घटित होगा। वो हत्या की कोटि का हो सकता है, वो हत्या की कोटि का नहीं हो सकता, जो भी हो। और एक मानव की मृत्यु घटित करने का प्रयत्न ऐसा है जो सिर्फ मानव की मृत्यु घटित करने का प्रयत्न है। ठीक है, वो हत्या या आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आ सकता, उसको जन्म दे ही नहीं सकता, यद्यपि वो मानव मृत्यु को, ठीक है, कारित करने का प्रयत्न है। जैसे बंदूक खाली है, चला रहे हो ए पे, ठीक है, तो ये मानव मृत्यु कारित करने का प्रयत्न तो है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन ये काम हत्या को जन्म नहीं दे सकता। हत्या को कैसे जन्म दे देगा? ऐसी परिस्थिति ही नहीं है। परिस्थिति बदल जाएगी अगर बंदूक में कारतूस हो, लेकिन कारतूस में नमी के कारण, यानी कारतूस सीला हुआ है, उसने चलाया और चला ही नहीं।
ठीक है, परिणाम वही है जो वहां है, लेकिन स्थिति बदल चुकी है। अब आप हत्या के प्रयत्न के दोषी हैं। ठीक है, क्योंकि अगर चलता तो फिर आप 101 के दृष्टांत कहां से शासित हो रहे होते हैं। अगर आप 101 के दृष्टांत कहां से शासित हो जाते तो फिर आपका काम, जिसे सामान्य भाषा में, मजाकिया भाषा में कहें तो 35 हो जाता, और आप 103 में, ठीक है, 2 सिद्ध नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन परिस्थिति अलग है, कारतूस ही नहीं उसमें। आपका यह विश्वास है तो आपका काम जहां पहुंच रहा है वो 511 की स्थिति ज्यादा है। ठीक है, वो 307 की स्थिति कम से कम नहीं है। ठीक है, तो एक बात बिल्कुल डिसाइड होकर आ गई है, बिल्कुल डिसाइड होकर, और वो बात यह है कि मानव मृत्यु गठित करने का प्रत्येक प्रयत्न, मानव मृत्यु गठित करने का प्रत्येक प्रयत्न, ये हत्या के प्रयत्न के अपराध को जन्म नहीं देता। ठीक है, मानव मृत्यु घटित करने का प्रयत्न हत्या के प्रयत्न को जन्म दे, इसके लिए जरूरी है कि कर्ता द्वारा जो काम किया जाए वो उस विशेष आशय और विशेष ज्ञान से किया जाए, और ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जो पूरा होने पर हत्या के अपराध को जन्म दे। ठीक है, अगर काम इस आशय और ज्ञान से नहीं किया गया या ऐसी परिस्थितियों में नहीं किया गया तो वो और कुछ भी हो, वो हत्या का प्रयत्न नहीं है। ठीक है, और काम इस आशय और ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में किया गया, और किंतु उसने हत्या का प्रयत्न, वो उसने हत्या को जन्म देने वाली मानव मृत्यु गठित नहीं की, अर्थात कर्ता ने हत्या का प्रयत्न किया। ये कब माना जाए? जब कर्ता अपनी तरफ से वो सारे काम कर दे, वो सारे काम कर दे जो वो कर सकता है। ठीक है, यानी मानव मृत्यु को परिणाम के रूप में गठित करने के लिए, ठीक है ना, हत्या की परिस्थितियों में और हत्या के आशय और ज्ञान को धारित करते हुए जो कुछ इस कार्य का कर्ता कर सकता है वो सब कुछ वो कर दे, वो सब कुछ कर दे, और उसके बाद भी किसी अनजानी शक्ति के हस्तक्षेप के कारण इसके कार्य का परिणाम मानव मृत्यु के रूप में न आए, तब हत्या का प्रयत्न गठित होता है। और इसने कार्य क्या इस आशय और ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में किया था जो अगर पूरा होता तो मानव मृत्यु को जन्म देता। इसी विषय पर साक्ष्य आता है, यही चीज एविडेंस से साबित होगी। साक्षी कह रहे हैं कि इसने उस हथियार का प्रयोग किया, ठीक है ना, और शरीर के ऐसे भागों को निशाना बनाया जहां चोट लगने पर मानव की मृत्यु होती है। ठीक है, साथ ही यानी और कार्य की जो प्रकृति दिखाई दे रही है, कार्य की प्रकृति जो प्रकट हो रही है इसकी शारीरिक भाव भंगिमा से, ठीक है ना, क्योंकि भाव भंगिमा भी बहुत कुछ कह देती है। रस जस्ते के तौर पर जो शब्द इसने उस समय उच्चारित किए और जो पढ़े जा सकते हैं साक्ष्य में, ठीक है ना, उन शब्दों के द्वारा जो कुछ प्रकट हो रहा है वो सब कुछ इस और इंगित कर रहा है
किसके ये मार डालने का आशय और ज्ञान धारित करता था और कार्य ऐसी परिस्थितियों में कर रहा था जिनमें मानव मृत्यु घटित हो सकती थी और ऐसी परिस्थितियों में घटित हो सकती थी कि हत्या का अपराध होता, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि अनजानी शक्ति का हस्तक्षेप हुआ। इसने शरीर के मर्म स्थल को निशाना बनाया जरूर, लेकिन गोली नहीं चली। यह चली किंतु टकराकर कहीं से लौट आई, उसको कुछ भी नहीं हुआ। या इसने शरीर के मर्म स्थल को निशाना बनाया, तब तक पीछे से धक्का लगा, वो गिरा और चोट मर्म स्थल पर नहीं, कहीं नॉन वाइटल पार्ट, हाथ आदि कहीं पर लग गई। तो हाथ आदि पर लगना ये सूचना हो सकती है, ये डिफेंस के लिए आर्गुमेंट का एक तरीका हो सकता है कि नहीं साहब हाथ पे चोट लगी इसलिए ऐसा लगता है कि वो मार डालने का आशय रखता ही नहीं था, लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं है। अगर साक्षियों ने ऐसा साक्ष्य दिया जिससे युक्त संदेहों के परे यह साबित हुआ कि आपने तो मर्मस्थल को ही निशाना लिया था, ये तो पीड़ित का भाग्य है कि मर्मस्थल आहत नहीं हुआ, वहां चोट नहीं पहुंची, ये पहुंची ही नहीं, तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप हत्या के प्रयत्न के ही दोषी हैं। सजा कितनी मिलेगी ये देखेंगे। चोट नहीं लगी, चोट लगी, आप किन परिस्थितियों में काम कर रहे थे, उनमें मृत्यु की कितनी संभावना थी, ये सब चीजें दंड के प्रश्न पर सुसंगत होगी। लेकिन जहां तक आपकी दोषिता का सवाल है वहां तक ये विसंगत है। देखिए, दो प्रश्न होते हैं दांडिक विचारण में। एक आपकी दोषिता और दूसरा आपके लिए दंड। इसीलिए कहते हैं, जब हम सीआरपीसी पर बात कर रहे थे कि क्रिमिनल ट्रायल के दो भाग माने जा सकते हैं, एक दोष सिद्ध होने से पूर्व, दूसरा दोष सिद्ध होने के बाद। और इसीलिए दोनों जगह आपको साक्ष्य का अवसर दिया है। दंड के प्रश्न पर सुनेगा कोर्ट कि क्या दंड दें, यानी दोषिता का निर्णय कर चुका, तो दोषिता का निर्णय होते ही दंड के प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता। और दंड के प्रश्न पर मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस यानी प्रशामक परिस्थितियां, ठीक है ना, और उत्तेजक परिस्थितियां, इनका महत्व होगा। आपने ऐसी परिस्थितियां, ठीक है, या ऐसी परिस्थितियों में काम किया जिसमें मृत्यु होनी ही होनी थी, या ऐसी परिस्थितियों में आपने व्यक्ति की मृत्यु कारित की जिनमें दुनिया का नीच से नीच व्यक्ति भी मृत्यु कारित करने में थोड़ा संकोच करेगा। वो अपने बच्चे के साथ जा रहा था, ठीक है, बच्चे को तुमने बैठाल के बच्चे के आंखों के सामने, ठीक है, किसी को गोली मारी और इस तरह मारी कि वो जिंदगी भर को अपंग हो गया। ये जो परिस्थितियां तुम्हारी नीचता और कमीनगी इसे हद से परे साबित करती हैं। तुम आजीवन कारावास के लायक हो, ठीक है, तुमने मृत्यु ही कारित कर दी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गई, ठीक है, क्योंकि चोट कितनी भी लग सकती है, चोट इतनी भी लग सकती है जो जीता आदमी मरे के समान हो जाए। उसके रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी, न हाथ चलते हैं न पैर चलते हैं, एक आंख से उसे दिखना बंद हो गया, क्योंकि शरीर की जो आपकी रीढ़ की हड्डी खोखली है उसमें से सारी नब्ज जा रही हैं, उसमें चोट लगने पर कुछ भी हो सकता है। उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अब तो जीता हुआ मरे से बदतर है। आपके लिए आजीवन कारावास ठीक है, आप और नीच साबित हुआ, आपके लिए मृत्युदंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये परिस्थितियां जो होंगी ये आपके दंड के प्रश्न पर बड़ी सुसंगत होंगी, क्योंकि जहां तक दोषिता का सवाल है वहां तक इंजरी का कोई मतलब नहीं होता। आपके आशय ज्ञान
और मृत्यु को संभव बनाने वाली परिस्थितियां, इन्हीं के आधार पर आप हत्या के प्रयत्न के दोषी हैं या नहीं, इस बात का निर्णय किया जाएगा। ठीक है ना। हत्या के प्रयत्न के आप दोषी केवल उस स्थिति में होंगे जब आपने ऐसे ज्ञान और आशय के साथ काम किया है और ऐसी परिस्थितियों में किया है कि यदि काम पूरा होता तो मानव मृत्यु घटित होती है, और ऐसी मानव मृत्यु जो हत्या का अपराध घटित करती, केवल तब। मानव की मृत्यु कारित करने का प्रत्येक प्रयत्न हत्या के प्रयत्न के अपराध को गठित करेगा। यह बात शुरुआत से गलत है, यह बात शुरुआत से गलत है। ठीक है। मानो, या चूंकि आपकी मान्यताओं की इतनी विपरीत बात कही गई है कि आज हम इसे कंक्लूड भी नहीं करने वाले, कल ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा तो आपके दिमाग को जो शौक लगा है वो थोड़ा ठीक हो जाए और आप सोचेंगे तो बात बिल्कुल सही लगेगी, बिल्कुल सही लगेगी। ऐसा प्रत्येक प्रश्न जो मानव की मृत्यु कारित करने के लिए किया गया है, हत्या का प्रयत्न थोड़ी है। मानव की मृत्यु कारित करने के लिए प्रयत्न तो हम जानबूझकर अपनी आत्मरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। मानव की मृत्यु कारित करने का परिणाम तो तब भी आ सकता है जब हम उसे पीट रहे थे सिर्फ ढंग से। ठीक है, वो तो तब भी आ सकता है। ठीक है, हमने किसी, ठीक है, दुर्घटना हुई और बच गया, ठीक है, तब भी मानव की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न। यदि मानव की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न, ये तो बहुत बार हो सकता है, असंभव कार्य। इनफैक्ट हम असंभव कर रहे थे, इनफैक्ट असंभव कर रहे थे। हम जादू टोने से तुम्हें मार डालना चाहते थे, मरोगे हो ही नहीं। ठीक है, लेकिन मेरा आशय तो मानव मृत्यु कारित करना है। मेरा ज्ञान तो यही है कि तुम मर जाओगे। असंभव कार्य के माध्यम से मानव मृत्यु कारित करने का प्रयत्न कर रहा है, तो ये सारे क्या हत्या के प्रयत्न मान लिए जाएंगे? क्योंकि आपके दिमाग ने ये स्थितियां कभी सोची नहीं। आपने तो बड़ा आसान सा उठाया कि हत्या का प्रयत्न क्या, जब कोई किसी गोली मार दे तो हत्या का प्रयत्न। आपने तो इस ढंग से याद किया है ना। और ज्यादा तो कोई किसी को मारे और वो बच जाए तो हत्या का प्रयत्न, ये है ना आपकी डेफिनेशन। तो कोई किसी को मारे, अरे हम तो मार ही रहे, जब हम राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर रहे हैं हम तो मार ही रहे, लेकिन क्या यह हत्या का प्रयत्न है? जब जादू टोने से हम किसी को मार डालना चाहते तो हम तो मार ही रहे, क्या यह हत्या का प्रयत्न है? आप ही का दिमाग कहेगा नहीं है। इसीलिए धारा में विशेष शब्दों का प्रयोग है। लेकिन विशेष शब्द पढ़े कौन? उसका मतलब ही क्या है? वो तो जो लिखा है वो चलता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो लिखा है वही चलता है, लेकिन चल रहा है ये आपकी समझ से बाहर है। ये आपकी समझ से बाहर है कि जो लिखा है वही चल रहा है, और जो आपकी समझ में नहीं वो है ही नहीं। आपकी मान्यता ये है कि भाई जो हमने नहीं जाना, बोले वही बात कि जब हम ही नहीं जीते तो काहे का इलेक्शन। भाई आजकल तो लोग यही बताते हैं कि वो चुनाव आयोग गलत है, क्योंकि हम ही नहीं जीते तो काहे बात का इलेक्शन। ठीक है भाई, जीतना तो हम ही को चाहिए था, जब हम ही नहीं जीते। वो कोई कवि है, वो कहा करते हैं ब्राह्मण ठाकुर बनिया हरिजन, जब हम ही नहीं जीते तो काहे का इलेक्शन। ये तो बात सही है। तो भाई जो हमें नहीं पता वो कहीं ही नहीं, तो आपने ये मान लिया आदमी को मारो वो न मरे तो हत्या का प्रयत्न। लेकिन बात बिल्कुल उलट है। वो कहता है डेफिनेशन में, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह कार्य उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। वह दोनों में से किसी बात के, वो आगे दंड की बात उसने की। अपराध जहां पर कॉन्स्टिट्यूट होगा वो ये है कि आप ऐसे ज्ञान और आशय के साथ और ऐसी परिस्थितियों में काम करें जिनमें अगर मृत्यु होती तो हत्या होती।
और आपने अपनी ओर से काम कर दिया, किसी अनजानी शक्ति का हस्तक्षेप हुआ और काम नहीं हुआ, यानी मृत्यु घटित नहीं हुई, जिस कारण हत्या का अपराध नहीं हुआ। अब आप हत्या के प्रश्न के दोषी हैं, और यही स्थिति आपको दृष्टांतों में दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए हत्या के प्रश्न के दृष्टांत भी हम लोग देखेंगे। और जहां तक दंड का सवाल है कि वो कैसे कैसे डिफर करेगा, उस पर भी बात करेंगे, और कितने प्रकार का दंड मिलेगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सब बात अब हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।